हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस फैक्ट्री पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ओल्ड 5 इयर्स के यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। हमने एंशिएंट के लास्ट 5 इयर्स के यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन देखा है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं और अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस को विद एनालिसिस देख सकते हैं आप। हमारी लास्ट सेकंड वीडियो थी, उसमें हमने मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें हमने 2022 और 2021 के आए हुए क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन देखा था। आज की हम मिडाइवल हिस्ट्री के पार्ट 2 में यूपी पीसीएस में आए हुए 2020, 2019 और 2018 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1687 में औरंगजेब ने जब गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो गोलकुंडा का दोस्तों उस समय शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, क्योंकि यहाँ कुतुब शाही राजवंश का शासक था। कुतुब शाही राजवंश जो है उसकी स्टार्टिंग हुई है 1512 में। ठीक है। और गोलकुंडा बेसिकली फेमस था हीरे जवाहरातों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोल्लूर की खदान गोलकुंडा के पास ही आपको देखने को मिलती है। तो औरंगजेब ने जब गोलकुंडा पर अधिकार किया, उस समय यहाँ का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है दोस्तों, सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी। नीचे दो कूट दिए गए हैं, उसके द्वारा आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों सही हैं, अतः इसका सी आंसर सही हो जाता है, क्योंकि अकबर के द्वारा लड़के और लड़कियों दोनों की उम्र का निर्धारण किया गया था। लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष आयु का निर्धारण किया गया था, और लड़कियों के लिए कम से कम 14 वर्ष की आयु होना जरूरी थी विवाह के लिए। और लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से शादी करने की स्वतंत्रता भी अकबर के द्वारा दी गई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसका मतलब पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। अधिकारी और उनके कार्य या उनके कर्तव्यों को दिया गया है। तो दीवाने तन बेसिकली इसके बारे में पूछ रहा है कि दीवाने तन का काम क्या था। तो दीवाने तन दोस्तों जागीर व वेतन को देखता था। आपने अगर मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये मुगल काल के अधिकारी हैं। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना इसका काम था। मुस्तारफी का काम था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। और मुशरिफ मुशरिफ जो है वो कार्यालय को संभालने के लिए काम करता था। कार्यालय को संभालने के लिए वो बकिया नवीश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेनेशन एक मेथड बताता हूं, जिसके तहत आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकेंगे। अगर आपको इसमें एक पॉइंट भी पता होता बकिया नवीश, जो कि बहुत कॉमन है, जैसे आप देखेंगे इसमें बकिया नवीश, आपको पता है कि बकिया नवीश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने का काम करता था। अगर आपको ये पता है तो डी का आप देखेंगे दूसरा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डी का दूसरा जो है खाली बी ऑप्शन में सही है, अतः हमारा बी आंसर अपने आप से करेक्ट हो जाता है। इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा अपने क्वेश्चंस का आंसर सही कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है दोस्तों? आपको पता होगा अजमेर में इनकी दरगाह है, तो ये बिल्कुल सही है ए। दूसरा है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दौलताबाद से संबंधित है। तीसरा सी है शेख मोहम्मद हसैनी, ये गुलबर्गा से संबंधित है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। डी आंसर सुमेलित नहीं है, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को ये बता रहा है मुल्तान में, जबकि ये गलत है। मुल्तान में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नहीं है, ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने पाकिस्तान में रहे हैं स्टार्टिंग में, ये बाद में ये दिल्ली आ गए, और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है एक प्रसिद्ध दरगाह के रूप में फेमस है, तो आप ये याद रखेंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो ये शहाब नहर जो है, शहाब नहर है, मोहम्मद कालीन शहाब नहर का निर्माण, इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? शहाब नहर का निर्माण कराया है फिरोज शाह के द्वारा। फिरोज शाह के द्वारा इस नहर का निर्माण कराया गया था और इसको पुनर्जीवित करके इसका नाम रजबवाह रख दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो किताब नौरस किसके द्वारा लिखी गई है, ये बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इसके लेखक हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इनके द्वारा लिखी गई है। ये बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक को लिखा है। ये हमने देखे हैं अभी तक के 2020 के अपने यूपी पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस पर चर्चा कर ली है। इसी के साथ हम 2019 के आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दाम जो है दोस्तों, दाम तांबे की मुद्रा हुआ करती थी, ये बिल्कुल सही बात है। दाम को चलाने का श्रेय किसको जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दाम जो है शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया है। शेर शाह सूरी के द्वारा ये मुद्रा चलाई गई थी, दाम। मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर हुआ करता था। आपने देखा होगा दिवाली पर जब आप चांदी का सिक्का लेने जाते हैं पूजन के लिए, वो जो है मुगल कालीन एक रुपए का सिक्का है, जिसे आप आज के टाइम पर 1000 रुपए में खरीदते हैं। तो 40 दाम जो है उस टाइम पर 1 रुपए के बराबर हुआ करते थे, जो 1 रुपया जो है चांदी का हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो ये दाम बिल्कुल सही है, तांबे की मुद्रा हुआ करती थी। शेर शाह के द्वारा इसका प्रचलन स्टार्ट किया गया। बी ऑप्शन है इसमें देसाई। देसाई क्या करता था, राजस्व अधिकारी हुआ करता था, बिल्कुल सही बात है। मराठा काल में देसाई या देश प्रमुख जो है राजस्व संग्रहण और सामान्य प्रशासन के प्रभारी हुआ करते थे। तो देसाई किससे संबंधित है? मराठा प्रशासन से संबंधित है ये। ठीक है, अगला है सी दीवान। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख हुआ करता था। मुगल काल में दीवान का काम प्रांतीय राजस्व का हेड के रूप में करता था। ये काम राजस्व संग्रहण का काम इसका मेनली होता था। डी ऑप्शन है जरीब। जरीब क्या है? जरीब एक प्रकार का कर है, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन गलत है। जरीब एक प्रकार का कर नहीं है। जरीब एक प्रकार की छड़ी या गंठर या एक वो चैन नुमा संरचना हुआ करती थी जिसके द्वारा भूमि की नाप की जाती थी। तो जरीब का काम क्या है? भूमि की नाप करना। भूमि की नाप का काम जरीब के द्वारा किया जाता था। भूमि की नाप। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर ये राइटर दिए गए हैं और इनकी रचनाएं दी गई हैं। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना है दोस्तों चंदायन। ठीक है, दामोदर कवि। दामोदर कवि के द्वारा लिखी गई है पद्मावती। पद्मावती कथा। और सोमनाथ। सोमनाथ लिखी गई है राग विभोर। सोमनाथ जो है राग विभोर। इसमें डी ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, दोबारा से इसे करेक्ट करेंगे। सोमनाथ नहीं है यहाँ पर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की जो रचना है वो है आशिका। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? आपको पता होगा दोस्तों, तानसेन बहुत ही फेमस कवि थे। तानसेन का मूल नाम आपसे पूछा जा सकता है। तानसेन का मूल नाम आप नोट डाउन कर लेंगे, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे था। उन्होंने संगीत की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ की? तो ग्वालियर के राजा मानसिंह के संरक्षण में ग्वालियर विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद वे भाटा क्षेत्र रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी रहे थे। भाटा के राजा कौन है? राजा रामचंद्र। ठीक है, तो अकबर से पूर्व तानसेन कहां पर काम करते थे या किसके संरक्षण में इन्होंने सेवाएं दी हैं? तो भाटा का राजा रामचंद्र के यहाँ पर इन्होंने काम किया है। जब भाटा के राजा रामचंद्र के यहाँ से तानसेन की ख्याति दूर दूर तक पहुंची, जब अकबर को इनके बारे में पता चला तो अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया। उसके बाद ही अकबर के दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए तानसेन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने का ही। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में लगातार पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के राजवंश और उनकी राजधानी पता होनी चाहिए। इसमें मिलाने के लिए दिया गया है, पल्लव जो राजवंश है उसकी राजधानी थी कांचीपुरम।
पल्लवों की राजधानी, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। पल्लव की राजधानी रांचीपुरम, पांड्यों की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी मदुरा, और यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी। काकतीय जो है वारंगल की राजधानी थी। इस तरह से आप इन राजधानियों को सम्मिलित कर पाएंगे, और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पल्लव की कांचीपुरम, पांडे की मदुरा, यादव की जो राजधानी थी वो देवगिरी, और काकतीय वंश की राजधानी है वारंगल। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ये आपको अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो बी ऑप्शन जो इसका है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे पहले जो बनवाया गया है वो है अटाला मस्जिद जौनपुर, जिसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा, इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में अटाला मस्जिद जौनपुर बनवाई थी। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो आएगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। ये बना है आपका 1540 से 45 में, 1540 के करीब। उसके बाद बनवाया गया है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। ठीक है। और सबसे लास्ट में बना है रबिया उद दौरानी का मकबरा, औरंगाबाद। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के द्वारा बनवाया गया है। तो इस तरह से बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत जो है अकबर के काल से मानी जाती है। आप इसे याद रखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अकबर के द्वारा, अकबर के काल से मानी जाती है। इन्हें जात और सवार पद में विभाजन करके उसके शासनकाल के 40वें वर्ष शुरू किया गया था। तो इन्हें जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इन्हें दो चरणों में बांटा था। इसे जात और सवार के नाम से विभाजित किया था। मनसब जो है मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। मनसब, तो मनसबदारी का पद पैतृक था, ये बिल्कुल गलत आंसर है। मनसबदारी का पद दोस्तों उस समय पैतृक नहीं हुआ करता था। मनसबों की नियुक्ति और उनका कार्यक्रम जो है बादशाह द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता था, तथा सेवा काल समाप्त होने के बाद ये पद ट्रांसफरेबल नहीं था, नॉन ट्रांसफरेबल था, तो ये पैतृक नहीं था स्टार्टिंग में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर जो मंदिर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है। ये बेसिकली बेनगंगा नदी पर बनाया गया है। मार्कंडेश्वर मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। यहाँ पर शैव वैष्णव धर्म के संप्रदायों से संबंधित है। इसी को खजुराहो, विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, मार्कंडेश्वर मंदिर को। अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए जो है उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, अकबर ने शेरशाह की तरह ही राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित रूप से चलाने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने स्वर्ण मोहरें, चांदी का रुपया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तांबे के दाम चलाने का प्रयास किया था। तांबे के 40 दाम जो है 1 रुपए के, एक सिक्के के बराबर हुआ करते थे, जो चांदी का 1 रुपया हुआ करता था उस समय। तो इसके लिए अकबर ने शेरशाह की तरह सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से स्टार्ट किया था। कारण क्या है? शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का तांब का सिक्का भी दाम था। बिल्कुल सही बात है दोनों दोस्तों। मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अकबर के समय पर जो शेरशाह के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का, जिसे दाम कहा जाता था, उसको अकबर के समय में भी तांबे का जो सिक्का है उसको दाम कहा जाता था। ये 40 दाम जो है 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा अगला 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, उस तरह का क्रम लगवाने के लिए ये क्वेश्चन आया है। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ए ऑप्शन में हमारे कंप्यूटर महाशय द्वारा स्प्रिंट कर दिया गया है।
इसमें ए ऑप्शन जो है सबसे पहले है दूसरा, फिर आएगा आपका पहला, फिर आपका आएगा तीसरा और उसके बाद आएगा चौथा। इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले जो युद्ध हुआ है वो हुआ है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध क्योंकि हुआ है 1540 में, 1540। ये बिलग्राम का जो युद्ध है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया है। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, बिलग्राम का युद्ध 1540, इसे याद रखेंगे। इसके बाद जो युद्ध हुआ है वो हुआ है सरनौल का युद्ध, सरनौल। ये युद्ध लड़ा गया है 1572 में, 1572 में, और ये अकबर के गुजरात अभियान से संबंधित है। इसमें इब्राहिम मिर्जा परास्त हुए थे सरनौल के युद्ध में। इसके बाद जो वॉर हुआ है वो हुआ है धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध जो है औरंगजेब के समय का है। औरंगजेब की सेनाओं ने दारा सिकोह को परास्त किया था। ये हमने अपनी पिछली लास्ट वीडियो में भी ये पूछा गया था, धर्मट का युद्ध, देवराई का युद्ध। तो धर्मट के युद्ध के बाद हुआ है देवराई का युद्ध बेसिकली। धर्मट का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1658 में। इसमें दारा सिकोह पराजित हुआ है। इसके बाद हुआ है जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध जो है एक उत्तराधिकार का युद्ध था। जिस तरह से औरंगजेब के समय में उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़े गए, उसी तरह औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत औरंगजेब के जो पुत्र थे उनके द्वारा युद्ध लड़ा गया। तो ये जो जाजऊ का युद्ध है ये बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में लड़ा गया। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ है वो हुआ है बिलग्राम का, फिर सरनौल का युद्ध, उसके बाद धर्मट का युद्ध और फिर जाजऊ का युद्ध। ठीक है, ये कालक्रम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं है? 3 इसमें सही स्टेटमेंट हैं जो कि एकता व्यवस्था के बारे में बताते हैं। एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है, उसे हटाना है, जो कि एकता से संबंधित नहीं है। तो पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है। एकता प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया था? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एकता पद्धति को चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था शुरू की गई थी। एकता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी। 1 नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। तो सियासतनामा के राइटर जो हैं अबू अली हसन हैं। ये निजामुल मुल्क की फारसी में अनुवाद किया गया है, जिसको नाम रख दिया गया है सियासतनामा। इसके बारे में, एकता के बारे में जानकारी दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये स्टेटमेंट गलत है। सी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। सी, एकता से एकत्रित राजस्व जो है वो सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था दोस्तों। एकता व्यवस्था के तहत एकता के जो धारक हुआ करता था, जिसे एकतादार या मुक्ति कहा जाता था, वो उस क्षेत्र से भू राजस्व और करों को एकत्रित करता था। उसके बाद जो है वो इस राजस्व से सैन्य और प्रशासनिक व्यय के लिए अपना पैसा निकालता था। सैन्य और प्रशासनिक व्यय जो उसके खर्चे होते थे उसके रूप में वो इस एकता से जो आने वाला टैक्स है उसका उपयोग करता था, तथा इसे राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक वगैरह इसके लिए रखने पड़ते थे। वो जो उसके लिए सैनिक या घुड़सवार रखता था, उसके बदले में इसे एकता के नाम पे ये भूमि दी जाती थी। भूमि का टुकड़ा हुआ करता था, जिससे वो टैक्स वसूली का काम करके उनका खर्चा निकालता था। तो ये एकता से जो एकत्रित आय थी ये सुल्तान के खजाने में नहीं जाती थी। बेसिकली खालसा भूमि से प्राप्त जो आय थी वो सुल्तान के खजाने में सीधे जाती थी। तो सुल्तान के खजाने में जाने वाली आय को किससे संबंधित करेंगे आप? खालसा भूमि। खालसा भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वो सुल्तान के खजाने में सीधे तौर पर जाया करती थी। डी ऑप्शन है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। बिल्कुल सही बात है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुक्ति या एकतादार जो होता था, एकता से जो कर आता था उसके बदले में वो सैनिक रखता था, घुड़सवार रखता था, वो उनका खर्चा एकता से निकाला करता था। ठीक है, अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके किताबें और उनके राइटर के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तब्बाक नासरी। तब्बाक नासरी दोस्तों इसका लेखक है मिनहाजुस सिराज जस्सानी। ये बिल्कुल सही है, तब्बाक नासरी आप याद रखेंगे। दूसरी पुस्तक है तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही शम्स सिराज अफीफ के नाम से दिया गया है। शम्स सिराज जो है टाइटल हुआ करता था, अफीफ को दिया गया था। तुगलकनामा खुसरो। तुगलकनामा जो है दोस्तों इब्न बतूता के द्वारा नहीं लिखी गई है। सी ऑप्शन गलत है, यहाँ से निकल जाएगा ये। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। तुगलकनामा लिखी गई है खुसरो के द्वारा, जैसा कि मैंने यहाँ पर डलवा दिया है खुसरो। डी ऑप्शन है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा दोस्तों गुलबदन बेगम की है, तो ये बिल्कुल सही है। सिर्फ खाली एक स्टेटमेंट गलत थी यहाँ, तुगलकनामा इब्न बतूता नहीं, तुगलकनामा खुसरो
इसी के साथ हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब ये हमारे 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 2019 के हमने क्वेश्चन यहाँ तक कवर कर लिए। तो आप देख सकते हैं मध्यकालीन इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन कितना महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ लगभग 10 क्वेश्चन के करीब पूछे जाने की संभावना यूपीपीसीएस में रहती है। तो आप जब भी अपने हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करें, डीपली नॉलेज लें, तभी आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के भी लगातार अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी द्वारा पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन की हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। 3 दोस्तों बेसिकली सुमेलित हैं, चौथा सुमेलित नहीं है। इसमें पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद दोस्तों मांडू में नहीं है। अदीना मस्जिद वेस्ट बंगाल में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के पंडुआ में जो है अदीना मस्जिद है, ये बंगाल के शासक सिकंदर शाह के द्वारा निर्मित करवाई गई थी अदीना मस्जिद। बी पॉइंट है लाल दरवाजा मस्जिद। लाल दरवाजा मस्जिद जो है ये जौनपुर में है, ये बिल्कुल सही है। दाखिल दरवाजा गौड़ से संबंधित है। और 3 दरवाजा जो है ये अहमदाबाद में है। तो इसका ए ऑप्शन गलत था, अदीना मस्जिद मांडू की जगह पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 2018 का, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी उसी तरह का स्टेटमेंट दिया गया है ऊपर वाले स्टेटमेंट की तरह। ध्रुवदास तो संबंधित हैं दोस्तों, ध्रुवदास के द्वारा लिखी गई है ये रचना। ये बेसिकली सारी रचनाएं हैं, ये क्या है, रचनाएं हैं इस तरफ, और उस तरफ उनके राइटर दिए गए हैं। ये हैं रचनाएं, ये आपको मिलान करनी है। ध्रुवदास भगतनामावली से संबंधित हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल। और रसखान की रचना रसिक प्रिया का यहाँ आपको बताया गया है, नहीं ये गलत है, रसखान के द्वारा नहीं लिखी गई है, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के जो राइटर हैं वो हैं आचार्य केशव दास। ये केशव दास के द्वारा लिखी गई है, केशव दास। और चौथी है उस्मान के द्वारा लिखी गई है चित्रावली। तो ये बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दागों को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों राजस्व संग्रहण के लिए बेसिकली मराठे क्या करते थे, मराठे एक तरह का एक टैक्स, एक कर वसूलते थे, जिसे चौथ के नाम से जाना जाता था। वो अपने पड़ोसी राज्यों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के एवरेज में ऐसे लिया करते थे। उनका ये कहना था पड़ोसी राज्य अगर उन्हें सुरक्षा अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें एक टैक्स देना पड़ेगा, एक कर देना पड़ेगा, जिससे वो चौथ के रूप में वसूलते थे। अगर वो चौथ नहीं देंगे तो वो कभी भी उनसे आक्रमण कर सकते थे, लूटपाट कर सकते थे। ठीक है, इससे बचने के लिए जो उनके पास के राज्य थे वो उन्हें चौथ दिया करते थे। और एक दूसरे प्रकार का कर है ये सरदेशमुखी। सरदेशमुखी वो अपने यहाँ पर उनका खुद का नियंत्रण हुआ करता था, जहाँ पर वो खुद शासन किया करते थे, वहां के लोगों से सरदेशमुखी एक टैक्स है इसे वसूला करते थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं इसमें, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल सही बात है, मध्यकाल में दोस्तों ऐसा किया गया है। संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ है। इसका काम जो है बेसिकली दोस्तों फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के द्वारा कराया गया। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों पर संस्कृत में जो लिखी गई थी उनका फारसी में अनुवाद करवाया, ताकि इन्हें जान सकें, इनके बारे में नॉलेज इन्हें मिल सके। बाद के मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी गई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण इसके आर जो बताया गया है वो है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था। ये कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पर ये ए से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। चिश्ती जो सूफी संत हैं उनका अपना अलग कालखंड है, अलग मैटर है। और ये जो मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद कराया है, ये तो बहुत सारे कई राजाओं के द्वारा करवाया गया है। ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर ये इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समा क्या है दोस्तों, एक संगीत संगोष्ठी हुआ करती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे। बेसिकली समर्थक वो इसलिए थे क्योंकि संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे चिश्ती सूफी संत। ये इसके लिए वो संगोष्ठी किया करते थे, जिसे समा कहा जाता था। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। दिल्ली में पुराने किले के सामने सैरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खैरुल मस्जिद जो है किसको द्वारा बनाएगी। सैरुल नहीं होगा, ये खैरुल है। आप यहाँ पर
करेक्ट कर लेंगे, ये खैरुल तरह से लिखा जाएगा, खैरुल मस्जिद। खैरुल मस्जिद का निर्माण दोस्तों महामंगा के द्वारा कराया गया है। महामंगा अकबर के टाइम की बनी हुई है ये महामंगा जो है अकबर की धाय माँ थी, इन्हीं के संरक्षण में अकबर शासन किया करता था। और महमंगा जो है इस मस्जिद में मदरसा चलाया करती थी, जिसमें बेसिकली शिक्षा के लिए काम किया जाता था। तो ये खैरुल मंजिल जो है मस्जिद ना होकर के एक तरह का मदरसा है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देवगिरी के शासक जब अकबर औरंगजेब का आक्रमण, अलाउद्दीन का जब आक्रमण हुआ बेसिकली दोस्तों, सॉरी, तो देवगिरी के उस समय शासक थे शंकर देव, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव था, और ये शंकर देव जो है रामचंद्र देव की ही संतान है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, देवगिरी के शासक शंकर देव को यहाँ मान सकते हैं हम। दूसरा स्टेटमेंट है वारंगल, वारंगल में रामचंद्र देव थे, ये गलत है। रामचंद्र देव देवगिरी में थे, वारंगल में नहीं थे। वारंगल के जो शासक है वो थे रुद्र प्रताप देव। ये कल मैंने जब मिडेवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट डाला था तब मैंने आपको बताया था, वारंगल जो है काकतीय वंश से संबंधित है और यहाँ के जो शासक थे रुद्र प्रताप देव थे। तीसरा है होयसल, होयसल में वीर बल्लाल थे, ये बिल्कुल सही है। मदुरै जो है वीर पांडे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो है बी ऑप्शन गलत हो जाता है, कौन सम्मिलित नहीं है? वारंगल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये चार जो हैं बेसिकली मुगल बादशाह हैं, इनके कालखंड, इनका टाइम पीरियड अगर आपको याद होगा तो आप बड़ी आसानी से इन्हें लगा सकते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है बी। औरंगजेब के बाद दोस्तों जब औरंगजेब के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसके बाद बेसिकली ये वहां से पूछा गया है 1712 से। तो जहांदार शाह जो है ये 1712 में राजा बने हैं, बादशाह 1712 से 13, ये इनका टाइम पीरियड रहा है जहांदार शाह का। उसके बाद आए मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह आपके आए हैं 1719 में। उसके बाद आप आएंगे अहमद शाह, और उसके बाद आएंगे आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय जो है सबसे लास्ट में आएंगे, सी ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो सी जो है सबसे बाद में है और सबसे पहले आएगा जहांदार शाह का काल टाइम पीरियड। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस तरह से। ये इसी के साथ हमने अपने 5 साल के यूपीपीसीएस के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने अभी मिडाइवल के क्वेश्चंस अपने खत्म किए हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्रम में हम आधुनिक भारत के 5 साल के यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये ओल्ड ईयर्स के यूपीपीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।